इसके अंतर्गत जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि जब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन जब किया जाता है तो उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको आप वहाँ पर दिखा सकते हो आसानी से। उसके बाद जब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें पदार्थों को परिवर्तित एवं संशोधित करके उन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाने की प्रक्रिया का विनिर्माण कहा जाता है। अभी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को ग्रहण करके जो विनिर्माण अर्थात उत्पादन कार्य किया जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि या क्रियाकलाप कहते हैं, जैसे कपास या जूट के पौधे से सूत या सन निकालना। यहाँ पर कहने का मतलब सिंपली यह है कि जब हम प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट का यूज करके और अलग से हम उसी प्रोडक्शन से जब हम कोई और प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, जब एक चीज़ एग्रीकल्चर कहाँ पर है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में है। और जैसे कपास या जूट की भी खेती की जाती है तो कपास और जूट की खेती करना आपका कृषि क्रियाकलाप फार्मिंग एक्टिविटी में आएगा तो वह प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। और जब उससे हम क्या करेंगे, उस कपास या जूट के पौधे से जो सूत या सन निकाला जाता है और इस सूत और सन को जब निकाल करके कपड़ा बनाया जाता है तो उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कह लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर जो आपका कपास है और जूट है इसके जो वैल्यू रहेंगे यहाँ पर कम हो जाएंगे। प्राइमरी सेक्टर में कपास और जूट की जो वैल्यू होगी वह कम होगी, लेकिन जब वह सेकेंडरी सेक्टर में आएगी और उसके बेसिस पर जब उसका यूज करते हुए हम नए नए डिज़ाइनिंग कपड़े जब हम डेवलप कर लेंगे तो उस सूत से या उस कपास से जो उस कपड़े की वैल्यू होगी वह कई गुना अधिक हो जाएगी। तो जब हम सिंपली कहने का मतलब यह है कि जब हम प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट का यूज करके और जब उसे हम रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस करके हम उसे जब लॉन्च करते हैं तब वह सेकेंडरी सेक्टर का सब्जेक्ट हो जाता है। जब हम प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट का यूज करके हम सेकेंडरी में उसे रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस करके जब हम उसे एक नए रूप में डेवलप करते हैं और उसकी वैल्यू उसके मेन प्रोडक्ट से, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर में था, जब उसके मेन प्रोडक्ट से उसकी वैल्यू रिकन्स्ट्रक्ट या रिप्रोड्यूस करने के बाद हाई हो जाती है तो उसे हम सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे गन्ने से गुड़ या चीनी बनाना, हम जो गन्ना है उसको क्या करते हैं, वह प्राइमरी सेक्टर में है और उसकी हम फार्मिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम उस गन्ने को क्या करते हैं, गुड़ या चीनी के रूप में जब हम कन्वर्ट करते हैं या डेवलप करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वह गन्ने से अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जा रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू उसकी अधिक हो जा रही है। तो इसलिए यह भी आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। और उसके बाद चूँकि लकड़ी या बांस से कागज़ बनाना, चूँकि इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य औद्योगिक स्तर पर किया जाता है, इस कारण इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्रक या औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। जो सेकेंडरी सेक्टर आपका है, सेकेंडरी सेक्टर को हम रिकन्स्ट्रक्ट सेक्टर या इसको हम इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। एग्ज़ाम में यह आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या 1 मार्क्स में यह भी पूछ सकता है आपसे सिंपली कि जो रिकन्स्ट्रक्ट सेक्टर है उसको और हम
किन नामों से जानते हैं, तो आपके पास यह दोनों ऑप्शन आ जाएगा। ये सेकेंडरी भी आ जाएगा, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर भी आ जाएगा, और नॉन ऑफ दिस एक ऑप्शन दे देगा, और एक ऑप्शन आपका बोथ आर दे देगा। तो उसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बोथ आर होगा, यानी कि या इसमें से कोई भी वह नाम एग्ज़ाम में भी क्वेश्चनिंग के लिए इसमें से कोई भी नाम यूज कर सकता है। यह प्राइमरी सेक्टर होगा, यह आपका इंडस्ट्री सेक्टर होगा। यानी कि हम जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में हम रिकंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में जो हमारे वर्किंग स्केलिंग होती है वह मिनिमम होती है, मिनिमम पार्टिसिपेशन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर लोगों का इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन होता है। प्राइमरी सेक्टर में मैक्सिमम हम लोग जब देखते हैं तो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन जब हम सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेशन होता है या ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पर। क्योंकि जब हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में एक या दो लोग नहीं जुड़े हुए होते हैं, या वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग एक ग्रुप के रूप में काम करते हैं, और उस ग्रुप में 500, 1000 इस तरह से लोग होते हैं, और सभी लोग मिल करके काम करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग किसी भी कपड़े बनाने वाले फैक्ट्री में ही जब हम लोग देखते हैं, या कॉटन मिल्स जो होते हैं वहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक ही काम को कितने लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्राइमरी सेक्टर में आते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में इंडिविजुअल फैमिली इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर सब लोग अपना अपना करते हैं, कोई यहाँ पर ग्रुप के साथ नहीं करते हैं। चाहे मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ या फिशिंग की बात करूँ या जो भी प्राइमरी सेक्टर के आपके वर्क हैं उसमें हम किसी की भी बात करें, सभी लोग यहाँ पर ग्रुप के थ्रू काम करते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में जब हम वहीं आते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो जाता है, यहाँ पर लोग इंडिविजुअली होते हैं और सेकेंडरी सेक्टर में लोग वहीं ग्रुप में हो जाते हैं, और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोग जुड़ जाते हैं, जो एक संगठन होता है, चाहे वो इंडस्ट्री के रूप में हो या रिप्रोडक्शन हाउस के रूप में हो। तो इस तरह से वह क्या करते हैं, वह एक आपके एरिया में वह पार्टिसिपेट करते हैं और फिर रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, और इसमें इसका जो लेवल होता है वो प्राइमरी सेक्टर से अधिक हो जाता है। जब हम तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं और इसकी जो एक्टिविटी होती है यह प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से भिन्न होती है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। जो आपका तृतीय क्षेत्रक है इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, बल्कि तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियों में मदद करता है। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थर्ड सेक्टर में, तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि यहाँ पर यह क्या काम करता है कि जो हमारे प्राइमरी सेक्टर्स हैं और जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है उसमें हेल्प करने का काम आपका तृतीय क्षेत्र करता है। जैसे यहाँ पर कृषि उत्पाद, चावल, गेहूँ, फल, सब्जी मंडी तक यातायात साधन, ट्रक, यहाँ पर सिंपली हम यह कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो आपके मीन्स होते हैं, जो आपके माध्यम होते हैं, जिस माध्यम से हम क्या करते हैं, जिस माध्यम से हम प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर ला सकते हैं, उसे हम सिंपली तृतीय क्षेत्रक में हम रखते हैं। जो हमारे आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, मेनली हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को किस में रखते हैं, तृतीय क्षेत्रक में रखते हैं।
यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि जो थर्ड सेक्टर हमारा है इसको हम लोग जो हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट होते हैं या जो हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और, उत्पादन एवं बिक्री में सहयोग के लिए टेलीफोन पर दूसरों से बात करना, कृषि या व्यवस्था के लिए बैंकों से कर्ज लेना, शीतगृह आदि क्रिया जो कोल्ड स्टोर होते हैं आदि क्रियाकलाप तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत आता है। क्या क्या इसमें आता है? उत्पादन के बिक्री में सहयोग के लिए टेलीफोन पर दूसरों से बात करना, यह भी आपका तृतीय सेक्टर में आता है। कृषि या व्यवस्था के लिए बैंकों से कर्ज लेना, यह भी आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं जहाँ पर हम प्रोडक्ट को सेफ रखते हैं उसकी व्यवस्था करना भी आपका थर्ड सेक्टर में आता है। और चूँकि इसके अंतर्गत वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन किया जाता है इस कारण इसे क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो आपके प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए बैंक से यदि लोन लेने की बात की जाती है तो वह भी, या हम उसकी सेलिंग के लिए, उसके मार्केटिंग के लिए, या उसको हम एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट के द्वारा ले करके जाने के लिए, या उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए, यह जितनी भी एक्टिविटी होती है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, या जितनी भी एक्टिविटी आपकी होती है यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ध्यान रहे कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में आपका प्रोडक्शन का काम होता है। सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो आपका थर्ड सेक्टर है इसके बेस पर क्या किया जाता है कि उनके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं उस को क्या किया जाता है, उसको सेफ किया जाता है, उसको सिक्योर किया जाता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है। या थर्ड सेक्टर का हम थ्रस्टरी का हम जब बात करते हैं तो इसका एक और पर्पज़ हो जाता है कि प्रोडक्ट को थर्ड पर्सन के हाथों में, यानी कि जिसे ज़रूरत है उसके हाथों में पहुंचाने का काम भी हो जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ऐसी गतिविधियां भी हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम जब थर्ड सेक्टर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कुछ ऐसी एक्टिविटी भी आती है जो कि किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कोई हेल्प नहीं करते हैं। जैसे डायरेक्ट, जैसे हम टीचर को देख लें, डॉक्टर को देख लें, नर्स को देख लें, वाशरमैन को देख लें, जो मोची हैं उनको देख लें, जो एडवोकेट हैं उसको देख लें, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होते हैं उनको हम देख लें, और चाहे जो हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमें सर्विसेज मिलते हैं, चाहे हम लोग इंटरनेट की बात करें, एटीएम की बात करें, या मोबाइल कंपनियों की हम बात करें, यह सभी जो हैं यह तृतीय क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं इसको आप लोगों ने ध्यान से देखा, और यह एग्ज़ाम में ये क्लास 10th में कोई पूजा पटेल भी लड़की है क्या? एनी वन गर्ल्स?
एग्ज़ाम में जब आपसे यह क्वेश्चन किया जाएगा कि इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर को जब डिस्कस करने के लिए आएगा या इसको एक्सप्लेन करने के लिए जब आएगा, तो वहाँ पर आप इन 3 सेक्टरों को डिस्कस करोगे, एक्सप्लेन करोगे वहाँ पर। और डिस्कस करते समय आप यह ध्यान में रखोगे कि जो प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं इसको डिफाइन करोगे, और इसके एग्जांपल्स दोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको आप लोग वहाँ पर क्या करोगे, वहाँ पर डिफाइन करोगे, और इसमें किस प्रकार के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है उसको वहाँ पर डिफाइन करोगे। और जो आपका तृतीय क्षेत्रक है, जो आपका थर्ड सेक्टर है, उसमें आप लोग जो इसको डिफाइन करोगे कि यह किस तरह से प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फैसिलिटी या कौन कौन से सर्विसेज आते हैं, इसको आप डिफाइन करोगे। तब जा कर के आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगर केवल एग्जाम्पल लिख करके छोड़ देते हो या डिफाइन करके छोड़ देते हो तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। डिफिनेशन के साथ साथ या डिफाइन करने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, डिफाइन करने के साथ साथ आपको इसके एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। और जैसे हम लोग बात करते हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पूछेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में 2 टॉपिक को आप लोग, जो उसके 2 टाइप्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जब उसको आप डिस्कस करोगे तो आपको वहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज़ का बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो आप आंसर देने का आपका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। इस तरह नहीं कि हम किसी भी तरह से, जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम में लिखते हैं उस तरह से हम कोई भी आंसर दें। अभी जो स्कूल का ब्लॉग है, एक चीज़ और ध्यान में रखना है, स्कूल का जो ब्लॉग है उसमें आपके जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं सभी का असाइनमेंट वर्क वहाँ पर अपडेट किया गया है। वहाँ से आप असाइनमेंट वर्क को ले करके और उसे प्रैक्टिस करते रहें, और साथ ही यदि कोई कन्फ्यूज़न किसी क्वेश्चंस में आते हैं तो आप कांटेक्ट करें। और इसके अलावे भी आपको ग्रुप में भी शायद असाइनमेंट वर्क सेंड किए गए होंगे या अभी कर दिए जाएंगे। और एक जो हम लोगों का टेस्ट होगा अभी ज्योग्राफी का, भी जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सभी का एक कंबाइंड टेस्ट होगा, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अभी नहीं, अभी 1-2 हफ्ते बाद ही वह टेस्ट लिया जाएगा। और आई होप कि आपके आगे चल कर के जो एग्ज़ाम हैं वह भी होंगे, कम बच्चे ही बुलाए जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम आपके होंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा अपनी तरफ से। अभी इस तरह की हालांकि कोई सूचना नहीं है, फिर भी एग्ज़ाम तो होंगे ही, इतना आप अपने माइंड में चीज़ों को बैठाए रहिएगा। उसके बाद जब हम लोग आगे बात करते हैं तो हम लोग यह देखते हैं कि जो थर्ड सेक्टर के एक्टिविटीज़ होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के हम लोग तो प्रोडक्शन को करते नहीं हैं, और इसके अंतर्गत और भी हम चीज़ों को देखते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र को मदद कैसे किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित क्रियाकलाप हम लोगों ने बात की। कृषि उत्पादों को बाज़ारों तक बिक्री के लिए मोटर गाड़ियों की सहायता से ले जाया जाना पड़ता है। जो प्राइमरी सेक्टर के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, उस प्रोडक्ट्स को बाज़ार तक लेकर के जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, मोटर गाड़ियों का यूज़ करते हैं, और फिर उसे हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। या उसके प्रोडक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए भी हम जब मार्केट से उनके सीड्स को या प्रोडक्ट को जो रहते हैं उसको जब हम लाते हैं, तब उसको हम एक्सप्लोर करने का, उसको बढ़ाने का काम कर पाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन है
प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन को भी हम प्रोड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा थर्ड सेक्टर है, जो तृतीयक क्षेत्रक है, उसकी हम सहायता ले रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि इस प्रकार द्वितीय क्षेत्र यातायात साधनों के रूप में प्राथमिक क्षेत्र की पूरी मदद करता है। उसके बाद जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्राथमिक उत्पादों को पुनः निर्मित कर मूल्यवान वस्तुओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट होते हैं उसको हम सेकेंडरी में क्या करते हैं, उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, हम उसका विनिर्माण करते हैं, यानी कि दोबारा से हम उसे बनाते हैं और उस प्रोडक्ट की वैल्यू को हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की हम वैल्यू को पहले के वैल्यू से कॉस्टली बनाते हैं। और जब वह वस्तु बन करके तैयार हो जाता है तो उसके भी मार्केटिंग के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या इसके अंतर्गत सभी तरह के उद्योग धंधे जो होते हैं तथा निर्माण से संबंधित सभी क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और कैपिटल लाने के लिए हम बैंक के पास कर्ज लेने जाते हैं। तो बैंकों से कर्ज लेने की जो एक्टिविटी है इसको भी हम देखते हैं कि यह भी तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत में आता है, यह भी तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत में आता है। और इस तरह तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत शामिल बैंक द्वितीय क्षेत्रक के उद्योग धंधों को ऋण के रूप में मदद करता है। यानी कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और वह हमारा कैपिटल कहाँ से आता है, वह हमारा कैपिटल जो है वह जो थर्ड सेक्टर है, जो तृतीय क्षेत्रक है, वहाँ से आता है। और जो तृतीय क्षेत्रक की एक्टिविटी है, उस तृतीय क्षेत्र की एक्टिविटी के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि तृतीय क्षेत्र की एक्टिविटी के बेस पर हमारी जो आगे की सेकेंडरी एक्टिविटी होती है या सेकेंडरी सेक्टर के जो हमारे प्रोडक्शन के काम होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। या हमारे जो भी बिज़नेस होते हैं उस बिज़नेस को स्टार्ट करने में उस बिज़नेस को स्टार्ट करने में वह हमारी हेल्प करता है। तो इस प्रकार तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रक को कई रूप से मदद करता है। तो यह चीज़ें आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये रणवीर भारती कौन है जी? रविंदर भारती, क्या नाम है बेटा? आपका क्या नाम है? आप नाम बताओ अपना। रविंदर भारती। हाँ, अंजलि। तो बेटा यहाँ पर सभी लोगों का प्रॉपर नाम दिखना चाहिए। आप अपने मोबाइल में अपना नाम सेव कर लें, अदरवाइज़ यदि अननोन नेम होगा तो मैं पहली बात की ऐड नहीं करूँगा ग्रुप में अब किसी को भी। हाँ, तो इसीलिए ये जो अभी कुछ इसमें नाम ऐसे लिखे हुए आ रहे हैं, ये जो AKHIOP है, ये कौन है जी? ये अखिलेश कुमार है क्या लड़का? आगे से ध्यान रहे, यदि आपका नाम प्रॉपर शो नहीं करता है तो मैं ग्रुप में से आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि इस तरह से कोई भी आकर के जुड़ सकता है, तो आगे से ध्यान रहे।
एक क्वेश्चन इससे यह भी आपका बन सकता है कि तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट होते हैं, आपको आर्गुमेंट देने पड़ेंगे अपने और उसको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि बिना एक दूसरे की सहायता के तीनों सेक्टर को हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, या तीनों सेक्टर के जो काम होते हैं उनको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं कैसे, तो इसको आप लोग एक्सप्लेन करोगे। और ऊपर अभी आपको जिस तरह से बताया गया कि कैसे प्रथम से प्राथमिक सेक्टर जो है और द्वितीयक की हेल्प करता है, और द्वितीयक की और प्राथमिक सेक्टर की हेल्प किस तरह से आपका तृतीय सेक्टर करता है, तृतीय क्षेत्र करता है, तो इसको भी आप एक्सप्लेन करोगे और यह भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब जब हम बात करते हैं कि भारत में विभिन्न सेक्टरों का विकास और वर्तमान सिचुएशन क्या है, तो यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू आप देख रहे होंगे कि सबसे अधिक यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर 1973 का एक ग्राफ है और एक आपका 2003 का ग्राफ है। तो आज भी जो प्राइमरी जो आपकी टर्शियरी सेक्टर है, जो तृतीय क्षेत्रक है, इसमें सबसे अधिक लोग हैं, या इसकी जो लागत है यह सबसे अधिक है आज भी। वहीं जब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर जो है वो 2003 में लगभग इक्वल है। और जब हम यहीं 1973 में जाते हैं तो 1973 में सबसे अधिक जो आपका है वह क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, सबसे कम आपका सेकेंडरी सेक्टर है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो 1973 में हम आते हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्री अधिक नहीं थे, यहाँ इसलिए यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन का काम जो है, विनिर्माण का जो काम है वह अधिक नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर सबसे अधिक क्या हो रहा था, यहाँ पर सबसे अधिक प्राइमरी सेक्टर में काम हो रहे थे, एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो हो रही थी, फिशिंग जो हो रही थी, और भी जो आपके प्राइमरी एक्टिविटी हैं वह सबसे अधिक 1973 तक हो रहा था। लेकिन 2003 में जब हम आते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर का भी रेशियो बढ़ता है और प्राइमरी का भी बढ़ता है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि सबसे अधिक जो यहाँ पर एक्टिविटी है या इंडियन इकोनॉमी में जो हेल्प करने का काम है वह आपका प्राइमरी सेक्टर कर रहा है, और प्रेजेंट टाइम में इंडियन इकोनॉमी में हेल्प करने का सबसे अधिक काम जो है वो टर्शियरी सेक्टर कर रहा है, तृतीय क्षेत्र कर रहा है। हालांकि अब जो बेस है वह आज भी आपका प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर के बेस पर आपका सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा और इन दोनों की हेल्प करने का काम आपका टर्शियरी सेक्टर करेगा। इसमें पहले ग्राफ में 1973 से 2003 तक का अलग अलग सेक्टर के वैल्यू को रुपयों में दिखाया गया है। दूसरे ग्राफ में इन 30 सालों में इन सेक्टर की जीडीपी में भागीदारी को दिखाया गया है। तीसरे ग्राफ में इन 30 सालों में इन सेक्टर द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों को दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये आप जीडीपी को देखोगे कि सबसे अधिक जीडीपी किसका है, तो 1973 से जब हम 2003 की बात करते हैं तो यहाँ पर 1973 में जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पर सबसे अधिक आपका जीडीपी है वो किसका है, वह आपका प्राइमरी सेक्टर का है 45%। उसके बाद आपका किसका है, उसके बाद आपका टर्शियरी सेक्टर का है 37%, और उसके बाद आपका जो 20% है वह 27% जो है वह किसका है, वह आपका सेकेंडरी सेक्टर का है। जब वहीं हम 2003 के लास्ट में आते हैं तो सबसे अधिक जो होता है वो
जीडीपी किसका हो जाता है, थ्रस्टी सेक्टर का हो जाता है। सेकंड लेवल पे आपका प्राइमरी सेक्टर का हो जाता है। और जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसका जो जीडीपी है वह आपका तीसरे लेवल पर आ जाता है। तो इनका जो इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करने में और जीडीपी के ग्रोथ में जो इनका रोल है उसको यह आपका ग्राफ शो करता है। तो यह भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि ग्राफ के माध्यम से क्या करें, कि ग्राफ के माध्यम से आप 1973 से 2003 तक के जीडीपी को दर्शाएं। तो इस ग्राफ को आप जब बना करके और शो कर दोगे परसेंटेज वाइज तो यहाँ पर आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग एक ध्यान रखना। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर रोज़गार की बातें करते हैं तो रोज़गार किस सेक्टर से सबसे अधिक निकलते हैं, तो पहले की जब हम लोग बात करते हैं तो 1973 से 2000 के बीच, तो 1973 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से सबसे अधिक आपके एम्प्लॉयमेंट होते हैं, रोज़गार प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक कितने परसेंट, आपका 78%। प्राइमरी सेक्टर से। उसके जब बाद हम बात करते हैं तो आपके लगभग 18% जो हैं वो किस सेक्टर से हैं, ट्रस्टी सेक्टर से। और उसके बाद जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो इससे केवल आपके कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट हैं, तो इससे आपको केवल 12% एम्प्लॉयमेंट। वहीं जब हम लोग बात करते हैं 2003 की 2000 की, तो यहाँ पर भी सबसे अधिक आपके एम्प्लॉयमेंट हैं वो प्राइमरी सेक्टर से हैं। दूसरा यहाँ पर भी आपका ट्रस्टी सेक्टर आता है और थर्ड नंबर पे आपका सेकेंडरी सेक्टर आता है। तो इसको भी आप एम्प्लॉयमेंट के ग्राफ को भी वहाँ पर आप शो करते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। और इसके आगे के जो पॉइंट हैं इसको हम लोग अभी जो हम लोग पब्लिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करेंगे और प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। और इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में अपनी हेल्प करता है। और फ़िलहाल मैं आप लोगों को अटेंडेंस शीट सेंड कर रहा हूँ, जिसमें कि सभी लोग क्या करोगे, सभी लोग अपने अटेंडेंस को फिल करोगे, ठीक है।
आया। एक काम मैं करता हूँ, जितने लोग भी हैं